बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? हमारे पास क्या हुआ था स्पर्मेटोजेनेसिस में, एट द एंड हमारे पास 4 स्पर्मेटिड्स बने थे। अब वो स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट होकर स्पर्म्स बनाएंगे। तो ये जो स्टेज होती है इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसमें हमारे पास कोई भी मियोटिक डिवीजन नहीं होती, बल्कि सिंपली क्या होता है, स्पर्मेटिड्स साइटो डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना देते हैं? स्पर्म्स बना देते हैं। अब ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है इसकी हमारे पास टोटल 4 फेजेस होती हैं। कौन कौन सी? गोल्जी, कैप, एक्रोसोमल एंड देन मैचुरेशन फेज। सबसे पहले बात करते हैं गोल्जी फेज की। अब गोल्जी फेज को बताने से पहले अगर हम स्पर्मेटिड्स को देखें तो हमारे पास उसमें क्या क्या होता है। स्पर्मेटिड्स में हमारे पास होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा पड़ी होंगी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। इसके अलावा हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं और हमारे पास ये प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल होता है। प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होते हैं? स्पर्मेटिड्स में पड़े होते हैं। अब जो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये क्या करता है? ये पैकेजिंग सेंटर होता है। ये वेसिकल, हमारे पास जितने भी इस सेल की मशीनरी में एंजाइम्स बनते हैं ये क्या करता है? उनको वेसिकल्स में पैकेज करता है। तो अब गोल्जी फेज में क्या होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये एक्रोसोमल एंजाइम्स को पैकेज कर देता है एक ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल। अब ये जो छोटे छोटे प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल होते हैं ये क्या करते हैं? ये आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा सा ग्रैन्यूल और वेसिकल बना देते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? एक्रोसोमल वेसिकल। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, उसमें एंजाइम्स आए, उसने उनको क्या किया? छोटे छोटे वेसिकल्स और ग्रैन्यूल में पैकेज कर दिया। वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं और हमारे पास एक बड़ा एक्रोसोमल ग्रैन्यूल या फिर एक्रोसोमल वेसिकल बन जाता है। तो पहले प्रो एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनते हैं और वो जोड़कर क्या बना देते हैं? एक्रोसोमल वेसिकल। तो गोल्जी फेज में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ एक्रोसोमल वेसिकल या फिर एक्रोसोमल ग्रैन्यूल बनता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास कैप फेज। कैप फेज में क्या होता है? नाम से ही जाहिर है कि इसमें हमारे पास कैप बनती है। किस चीज़ की कैप बनती है? न्यूक्लियस के अराउंड एक्रोसोम की कैप बनती है। अगर आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है तो एक्रोसोम क्या करता है? इसके ऊपर इस तरह कैप बनाता है। अब वो सिर्फ इस तरह उसको टच नहीं करता, बल्कि वो उसे पूरा सराउंड करता है और न्यूक्लियस को क्या कर देता है? फ्लैटन कर देता है। तो ये देखिए एक्रोसोम हमारे पास क्या हुआ? उसने उसको सराउंड किया और फ्लैटन कर दिया। अब उससे पहले अगर हम देखें तो जो हमारे पास सेल था वो स्फेरिकल शेप था, वो सिमेट्रिकल था। रेडियली क्या था? सिमेट्रिकल। उसका कोई पोल नहीं था, कोई साइड नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास एक्रोसोम न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज होता जाता है तो हमारे पास एक साइड बन जाती है। जिस साइड पे एक्रोसोम आके अटैच करता जाता है उसको हम क्या कह देते हैं? एंटीरियर साइड या फिर एंटीरियर पोल। और ऑपोजिट साइड को हम क्या कह देते हैं? पोस्टीरियर पोल। ठीक है, तो क्या हुआ? हमारे पास एक्रोसोम इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड आकर अटैच हुआ, उसने न्यूक्लियस को फ्लैटन किया और सेल की वो वाली साइड जिस पे एक्रोसोम अटैच होता है वो क्या बन गई? उसको हम क्या कह देते हैं? ये एंटीरियर साइड है और ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है? पोस्टीरियर। तो एक्रोसोमल कैप जो होती है वो सेल की एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड बनाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कैप फेज में जो न्यूक्लियस होता है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो गया? छोटा होना शुरू हो गया, उसकी कॉम्पैक्शन होना शुरू हो गई है। अब ये कॉम्पैक्शन कैसे होती है? आपको पता है कि हमारे पास डीएनए क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ वो अटैच होता है। अब इस कैप फेज में क्या होता है कि इन हिस्टोन प्रोटीन्स को एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स रिप्लेस कर देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटामीन। ठीक है, तो हिस्टोन की जगह क्या आ जाती है? प्रोटामीन प्रोटीन्स आ जाती हैं। अब ये प्रोटामीन्स प्रोटीन क्या करती हैं? जो डीएनए उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक कैप बनती है एक्रोसोमल कैप, उसकी वजह से पोल्स बनते हैं, और तीसरा काम क्या होता है? हमारे पास न्यूक्लियस की कॉम्पैक्शन होती है। और कॉम्पैक्शन कैसे होती है? हिस्टोन प्रोटीन्स को रिप्लेस कर देती हैं प्रोटामीन प्रोटीन्स, वो डीएनए को कॉम्पैक्ट करती हैं और डीएनए को कॉम्पैक्ट करने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले फेज़ में हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने एक्रोसोमल वेसिकल बनाया। सेकेंड फेज़ में उसी एक्रोसोमल वेसिकल ने क्या किया? न्यूक्लियस के अराउंड सराउंड किया उसको, न्यूक्लियस को, और हमारे पास ये जो न्यूक्लियस था कॉम्पैक्ट हो गया।
अब ये वो साइड थी एंटीरियर साइड जिसमें एक्रोसोम था। बिल्कुल एक्रोसोम के ऑपोजिट साइड हमारे पास क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स। तो हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपस में अरेंज होना शुरू होते हैं, और ये इस तरह अरेंज होते हैं कि एक सेंट्रियोल दूसरे के क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और जो दूसरा सेंट्रियोल होता है ये सिर्फ पहले सेंट्रियोल के परपेंडिकुलर नहीं होता, बल्कि दूसरे अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो उसके भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 2 सेंट्रियोल्स हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे अरेंज होना शुरू कर देते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और जो दूसरा सेंट्रियोल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी परपेंडिकुलर अरेंज होना शुरू कर देता है। अब ये अरेंज होते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ग्रो कैसे होती है, हमारे पास ट्यूब्यूलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, तो पॉलीमराइज होना शुरू हो जाते हैं। उस पॉलीमराइजेशन की वजह से क्या होता है, सेंट्रियोल्स ग्रो करके टेल बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैप फेज में 3 चीज़ें हुई, एक्रोसोम ने कैप बनाई, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट हुआ, और सेंट्रियोल्स ने क्या बनाना शुरू कर दी, टेल बनाना शुरू कर दी। देन नेक्स्ट हम आते हैं एक्रोसोमल फेज की तरफ। एक्रोसोमल फेज में हमारे पास क्या होता है, एक्रो का मतलब होता है टिप, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियस और एक्रोसोम होते हैं हमारे पास, ये सेल की टिप की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पहले ये यहाँ प्रेजेंट थे, फिर ये क्या करते हैं, आगे आगे जाके न्यूक्लियस की टिप में अरेंज, सेल की टिप में अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये दे विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जाना शुरू कर देते हैं। अब ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जाएंगे तो यहाँ जितना भी साइटोप्लाज्म होता है ये साइड पे मूव करना शुरू कर देता है, तो साइटोप्लाज्म विल मूव टू द साइड्स। अब ये साइटोप्लाज्म साइड पे मूव करके एक ब्लब सा बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिजुअल बॉडी। अब ये साइटोप्लाज्म सेल के स्पर्म के किसी भी काम का नहीं है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट फेज में अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, रेजिजुअल बॉडी बन जाती है, और एक्रोसोम और न्यूक्लियस सेल की टिप की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे पास होती है एक्रोसोमल फेज। और क्या होता है, साथ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पहले माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में स्कैटर्ड थे, अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, ये एक्सोनीम के आसपास, इसको एक्सोनीम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को एक्सोनीम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये एक्सोनीम कॉम्प्लेक्स के आसपास अरेंज होना शुरू कर देते हैं एक लाइन की फॉर्म में, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो एक्स्ट्रा हमारे पास रेजिजुअल साइटोप्लाज्म था, ये फिर हमारे पास एक्सक्रीट आउट हो जाता है, हमारे पास साइड पे हो जाता है। और ये साइटोप्लाज्म कहाँ जाता है, ये जो हमारे पास साथ होते हैं ना सेल्स, वो उनको क्या करते हैं, फेगोसाइटोज कर देते हैं। हमारे पास जो फेगोसाइटोसिस हो जाती है इन सेल्स की, और कौन से सेल्स करते हैं, हमारे पास स्पर्म्स के आसपास बड़े बड़े क्या होते हैं, सर्टोलाइज सेल्स। तो सर्टोलाइज सेल्स क्या करेंगे, इनको फेगोसाइटोज कर देंगे, इनको ईट कर देंगे, ठीक है। तो दे आर ईटन बाय द, ये जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है, इट इज़ ईटन बाय द सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये देखें, अब अगर हम एक्रोसोम को देखें और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें, तो उसके दरमियान थोड़ा सा, ये तो इसमें तो ज़्यादा नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल थिन फिल्म होती है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्सोनिम के दरमियान साइटोप्लाज्म की। तो यहाँ पर हमारे पास होती है थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस तरह हमारे पास सेल अरेंज होना शुरू कर देता है। अब हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिस पार्ट में हमारे पास सिर्फ ये हमारे पास एक्रोसोम और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। तो अब हम स्पर्म के पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या है, हेड। ये दरमियान वाला पार्ट जिसमें एक्सोनिम है और माइटोकॉन्ड्रिया अटैच है, इसको हम क्या कहते हैं, मिडल पीस। एंड लास्ट हमारे पास पार्ट है, ये जो आउटसाइड है, इसको हम क्या कहते हैं, टेल। तो स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, मिडल पीस एंड टेल, और दरमियान में ये जो पार्ट होता है हेड और मिडल पीस के दरमियान, इसको हम क्या कहते हैं, नेक। तो हेड में हमारे पास क्या होता है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस। मिडल पीस में हमारे पास क्या होता है, सेंट्रियोल सराउंडेड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सोनिम। और देन हमारे पास टेल होती है विच इज़ बेसिकली फ्लैजिलम और फ्लैजेला, ठीक है। स्पर्म ह्यूमन बॉडी का वो वाहिद सेल होता है जिसमें हमारे पास फ्लैजिला होता है। अब अगर हम टेल को देखें तो टेल के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल पीस और एक एंड पीस।
तो वी हैव हेड, नेक, मिडल पीस, टेल, और टेल में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो क्या हुआ हमारे पास, सबसे पहले गोल्जी फेज में गोल्जी वेसिकल्स ने वेसिकल्स बनाए जो कि कोलेज होकर क्या उन्होंने बना दिया, एक्रोसोमल वेसिकल। अगले फेज में क्या होता है कि जो एक्रोसोमल वेसिकल होता है ये न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज करता है और न्यूक्लियस को फ्लैटन कर देता है, और न्यूक्लियस खुद भी क्या होना शुरू हो जाता है, कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। देन हमारे पास जो जिस साइड पे एक्रोसोम होता है वो क्या हो जाता है, एंटीरियर साइड, एंड ऑपोजिट बिकम द पोस्टीरियर साइड। तो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं और हमारे पास टेल बनाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट फेज में हमारे पास न्यूक्लियस और एक्रोसोम सेल की टिप की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और साइटोप्लाज्म साथ साथ मूव करना शुरू कर देता है। ये एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म हमारे पास नेक्स्ट फेज में रिमूव हो जाता है। और हमारे पास क्या होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये एक्सोनियम के आसपास अरेंज होना शुरू कर देते हैं। तो हमारे पास स्पर्म के स्ट्रक्चर में, तो मैचुरेशन फेज में क्या होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म था वो रिमूव हो जाता है और सेल अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। तो फाइनल फॉर्म में क्या होता है, हेड, मिडल पीस एंड टेल। हेड में हमारे पास न्यूक्लियस और एक्रोसोम, मिडल पीस में हमारे पास ये आसपास माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारे पास स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एंड देन वी हैव टेल जिसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लैजेलम। अब अगर मैं आपको एक और स्पर्म की डायग्राम दिखाऊँ, स्पर्म कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोम के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और इस तरह से क्या हुआ है, एक्रोसोम अटैच है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, और ये इसकी क्या है, अंदर वाली इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस, और ये हमारे पास क्या है, मिडल पीस। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, एक्रोसोम जो कि न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि ये देखिए हमारे पास ये होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह अरेंज होता है। ये हमारे पास क्या है, मिडल पीस, जिसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल टेल है, प्रिंसिपल टेल, प्रिंसिपल पीस, और ये हमारे पास क्या है, एंड पीस। ठीक है, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस, दिस इज द मिडल पीस एंड दिस इज द हेड। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है स्पर्म का फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस था कि जिसमें हमारे पास राउंड स्फेरिकल स्पर्म डिफ्रेंशिएट होके, राउंड स्फेरिकल स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएट होके स्पर्म बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पर्मियोजेनेसिस। थैंक यू सो मच।